Hello students. From this lecture, I am starting your class 10 science syllabus. And before starting this lecture, let me discuss some of the main points for the upcoming lectures. The upcoming lectures will cover your entire NCERT book, and in your ZAG board exam, none of the questions will be out of NCERT. Second thing is that we will cover the question answer topic also. That is, we will do the in-text questions as well as the exercise questions, and there will be separate videos for the question answer. So क्या करना है आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं, उससे नोट्स बनाने हैं, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद उनको समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर खुद से ट्राई करना है. अगर क्वेश्चन आंसर नहीं हो तो फिर क्वेश्चन आंसर का जो सेपरेट वीडियो आएगा उसको देखकर उसको उससे हिंट लेकर पढ़ना है. ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 6 to 8 मार्क्स कवर करता है. तो एक मेजर टॉपिक है, और इसको पढ़े बिना इसके आगे वाला चैप्टर जो चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो तो ज़रा भी समझ में नहीं आएगा. तो इस चैप्टर के कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसको पहले बता देता हूँ. जैसे कि सबसे पहला है आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, देन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका डेरिवेशन है. तो चैप्टर लंबा है, एक के बाद एक लेक्चर आते जाएंगे, आप देखते जाइए, बहुत इजी है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है मतलब इलेक्ट्रिक करंट. तो पता तो होगा ही आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट जो भाई आपके घर में आता है जिससे बल्ब जलते हैं, तो इसका मेन डिफिनेशन क्या है. तो डिफिनेशन ये है कि इफ़ देयर इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर देन वी से देन दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. अंडरलाइन कर दूँ. और the amount of charge that flows through a particular area the amount of charge that flows through a particular area in unit time is expressed as electric current. और सिंपली अगर कहा जाए तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. फिर हम क्या समझाए, हम तो सिर्फ डिफिनेशन बोल दिए. तो सिंपल से समझिए कि अगर किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट. ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन तो बहुत है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं. तो सिंपल से अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो दो डिफिनेशन है, एक मैथमेटिकल टाइप दैट इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और दूसरा इफ देर इज चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर देन वी से दैट देर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. सिंपल है, दोनों में से जो लिखे सही होगा. देन आगे है सिंबल क्या है इलेक्ट्रिक करंट का. तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है, मतलब उसको आई से डिनोट करते हैं. और हाँ, एक कन्वेंशन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी से डिनोट करिएगा, कुछ अलग अलग सिंबल लेके नहीं आ जाइएगा. एनसीईआरटी में आपका यही दिया हुआ है. देन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पेयर. दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर. 1 एम्पेयर का डिफिनेशन क्या होता है. 1 एम्पेयर का डिफिनेशन होता है if 1 coulomb of charge flows through any cross section area of a conductor in 1 second, then we say that the current through the conductor is of 1 ampere. तो इसका डिफिनेशन आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो वहाँ जब करेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. ऐसे आपके बुक में दिया हुआ था तो मैंने डिस्कस कर दिया. देन आगे बढ़ते हैं. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट का डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है. जैसे कि आपको एक डायग्राम दे दिया, उसमें दिखा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा. तो जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का भी होता है. या फिर एक और डायरेक्शन कन्वेंशन है कि
जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, और जो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज का होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या क्या पढ़ा इस पेज में हमने? सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर कोई कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है। या थोड़ा डिफिनेशन मैथमेटिकल टाइप में आए तो द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये आप सिंपली लिखें तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सिंबल आई एंड द एसआई यूनिट इज एम्पेयर। 1 एम्पेयर का डिफिनेशन आपके टेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वही होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और जो निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ तक आप उतारिए, इसको कॉपी में नोट करिए। नाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी भी कुछ बच्चों को होगा जो मताली किए होंगे 9 क्लास में, कुछ पढ़े नहीं होंगे। तो बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। अब कोई कोई ऐसा करते हैं कि न्यूट्रॉन को पॉजिटिव लिख देते हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रल लिख देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। एक चीज़, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है लेकिन इसको याद रखना है। आप पहले पढ़े होंगे लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो दोनों मिलकर आपके न्यूक्लियस को कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और दो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो खैर केमिस्ट्री में उतना जाएंगे नहीं, लेकिन इसको थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देन देयर इज़ कैलकुलेशन ऑफ करंट। यहाँ पे एक बेसिक सा कैलकुलेशन बताया गया है कि अगर कोई चार्ज क्यू दिया हुआ है और बता रहा है कि इस टी टाइम में इतना चार्ज कोई क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया तो उसमें करंट क्या होगा। करंट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 6 कूलम का चार्ज है और 2 सेकंड में कोई पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया, तो कितना करंट फ्लो किया? तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब आई इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो 6/2 सेकंड में किया 6 कूलम चार्ज, तो 3 एम्पेयर का करंट। ध्यान में ये रखना है कि टाइम का एसआई यूनिट यूज़ करना है, चार्ज का एसआई यूनिट यूज़ करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इसमें कि टाइम दिया हुआ रहेगा मिनट में और कूलम में चार्ज दिया हुआ है, अब डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, वो गलती है। टाइम को उसके एसआई यूनिट मतलब सेकंड में लेके उसके बाद डिवाइड करना है, तब आपका करंट का जो क्वांटिटी है वो निकलेगा। है कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड होता है। तो एम्पेयर में आपको निकालना है तो 1 कूलम, कूलम ऊपर होना चाहिए और सेकंड नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट निकालने का बेसिक सा मेथड कि चार्ज दिया हुआ है और उससे करंट कैसे निकालेंगे। देन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यहाँ पे लिखा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। सो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज कंटेंड इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम में उतना चार्ज होगा जितना 6 × 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है उतना अकेले 1 कूलम चार्ज के इक्वल होता है। तो अब क्या करना है कि 6 × 10⁻18 को 1 से डिवाइड करना है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड, 1 कूलम में कितना चार्ज है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? इसको इधर लाएंगे, डिवाइड करेंगे 1/6 × 10⁻18। सो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। देन अब आगे का आता है टॉपिक कि 1 माइक्रो, एक सेकेंड
वेट। तो आगे है 1 माइक्रो एम्पेयर और 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर होता है। तो सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ 1 मिली एम्पेयर, तो 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होता है एंड 1 माइक्रो एम्पेयर में 10⁻⁶ एम्पेयर होता है। तो इसको आपको याद रखना है। हो सकता है न्यूमेरिकल में डायरेक्ट एम्पेयर ना दिया हो, मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर के टर्म में दिया हो, तो आपको याद रखना होगा, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको सारे क्वांटिटी एम्पेयर में रखने होंगे। अगर 5 मिली एम्पेयर 5 माइक्रो एम्पेयर दिया हुआ है तो उनको 10⁻³ और 10⁻⁶ रिस्पेक्टिवली से मल्टीप्लाई करके आपको चेंज करना होगा। जैसे 5 माइक्रो एम्पेयर है तो उसको एम्पेयर में चेंज करना है, 5 इंटू 10⁻⁶ एम्पेयर। 5 मिली एम्पेयर है, उसको एम्पेयर में पहले चेंज करना है, तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। तो ऐसा करना है और उसके बाद न्यूमेरिकल में आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, याद रहेगा। देन इसको हटा दें। या अब है एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन जो आपको याद रखना है कि जो करंट होता है वो हमेशा सर्किट में फ्लो करता है। करंट सर्किट में हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। सर्किट में कभी भी करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। जैसे यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है सर्किट, एक सेकेंड हटा दें। तो सर्किट देखिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, पॉजिटिव से गया, पॉजिटिव से गया, पॉजिटिव से गया और आके निगेटिव में मिल गया। तो ये डायरेक्शन आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि करंट जब भी फ्लो करेगा किसी सर्किट में तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। अब बात है कि सर्किट क्या होता है, सर्किट के बारे में तो हम बताए नहीं। सर्किट होता है, एक डिफिनेशन समझे तो एक सर्किट इज ए continuous and closed path. An electric circuit it is a continuous and closed path through which electric current flows. ओके, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्लोज्ड पाथ। क्या है? क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए मतलब वो ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ स्विच लगा हुआ है, तो ये स्विच में जो ये डॉट है, अगर ये डॉट नहीं रहता तो इसका मतलब होता कि ये पाथ जो है वो ब्रेक किया हुआ पाथ है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड पाथ नहीं है। या फिर यहाँ वायर है, वायर कहीं से ब्रेक रहता तो वो क्लोज्ड पाथ नहीं कहलाता। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? एक ऐसा क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ, कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे पाथ को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इस पेज में हम लोग क्या क्या पढ़े? इस पेज में हम लोग पढ़े सबसे पहले 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। सो 1 कूलम में जितना चार्ज होता है, जितना 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे माइनस साइन नहीं लगाएं क्योंकि यहाँ हम लिख दिए कि नेगेटिव चार्ज। ओके, और वही 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? तो 1 प्रोटॉन में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्वांटिटी उतना ही है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, 1 प्रोटॉन में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़े कि 1 माइक्रो एम्पेयर में कितना एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर, इसको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज आएगा। फिर हम लोग पढ़े कि जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल में जाके स्टॉप हो जाता है। देन पढ़े कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है। क्लोज्ड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्विच क्लोज रहना चाहिए। स्विच क्लोज का मतलब यहाँ पर जो डॉट साइन है वो रहना चाहिए। ये स्विच को इसी तरह से डिनोट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में।
तो ठीक है, इस पेज का जो भी है नोट्स उसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बस आज का टॉपिक में एक छोटा सा बात बचा है, वो है व्हाट इज एम मीटर। तो एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि एम मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक यहाँ नोट करिए। ओके। सो एन एम मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड to measure electric current in a circuit. It is always connected in series of circuit. दो तरह के कॉम्बिनेशन है जो हमको आगे पढ़ना है, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज। तो आपको याद रखना है कि एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में कितना करंट है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन इसका एक प्रॉपर्टी याद रखिए कि इसको हमेशा सीरीज में करंट कनेक्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। एक वोल्ट मीटर होता है जो आगे पढ़ेंगे, वो हमेशा पैरेलल में लगता है, और एक एम मीटर होता है जो हमेशा सीरीज में लगता है। सो आज का टॉपिक यहीं पे ओवर होता है, और जितना भी अब आज का टॉपिक में जितना भी नोट्स आपने देखा उसको कॉपी में उतारिए और फिर उसको समझने का कोशिश करिए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर को रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर आगे स्कूल में जब क्लास चालू होगा तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। देन इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, और उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो टॉपिक वाइज आपका पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। उसका फिर क्वेश्चन आंसर का जो सेपरेट वीडियो बोले या फिर क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और लॉकडाउन है, फ़ायदा उठाइए, आपका बोर्ड भी आने वाला है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिए। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।